हेलो एवरीवन। वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आपके इस सेशन में। सो आपको पता है कि हम आपके साथ अपने जेआरएफ होल्डर्स की एक सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं रचना अग्रवाल, जिन्होंने अपना जेआरएफ अटेम्प्ट किया है और वो भी 80% मार्क्स के साथ। अब समझ सकते हो कि 80% का मतलब क्या होता है। 240 के करीब नंबर होते हैं और यूजीसी नेट के पेपर में 80% मार्क्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपेयर किया। तो रचना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपकी इस सक्सेस के लिए। एक बहुत बड़ी सक्सेस बोल सकते हैं हम इसको, 80% नंबर लेके आना, वो भी यूजीसी के पेपर में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो थैंक जब यू। थैंक यू रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट चेक किया, तो वो मोमेंट कैसा था, आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। सर। रिजल्ट से पहले ना सर, आंसर की जो आया था हमारा प्रोविजनल, आप मैंने वो चेक किया था। आप मानोगे नहीं, मैं उस समय ट्रेन में थी। अच्छा। और रात में मैं चेक कर रही थी सीट पे बैठे बैठे। हाँ, उस समय 79% के करीब, मतलब देख लिया था कि आ गए नंबर। उसके बाद फिर भी थोड़ा डर तो रहता ही है। फिर जब रिजल्ट आया तो सर्वर ही क्रैश कर गया। जी जी। 7 o'clock को जब देखा तब। लेकिन फिर एक थोड़ा था कि हाँ होगा, मतलब था कि हाँ होगा, लेकिन फिर भी आंखों से देखना वो एक अलग बात होती है जब लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। तो सर जब वो आया तो आप सोच भी नहीं सकते हो मेरी तो आंख से आंसू आ गए थे। और अच्छा। मेरे बच्चे भी थे साथ में, वो भी रहे थे, खुश हो गए थे बिल्कुल। मम्मी क्या हो गया, मतलब अब उनको समझ में तो आता नहीं। जी जी। पास हो गई। चलो अच्छी तो बात है। सर वो ऐसा वन इन मोमेंट हो है, वो लाइफ में एक बार जो मोमेंट आता है। तो बहुत अच्छा है, 80% नंबर है। था। तो थोड़ा सा हाँ आप सर। अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई किया, कब आपकी मास्टर्स हुई है, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। हाँ सर, मेरा नाम रचना अग्रवाल है। और ना सर, मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग की है। ओके। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर। उसके बाद मेरा ना, हाँ सर, मैंने ग्वालियर ग्वालियर मध्य प्रदेश है ना सर, वहां से की थी इंजीनियरिंग। फिर वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया था सॉफ्टवेयर कंपनी में, एक्सेंचर में। तो बैंगलोर में 2 साल जॉब किया, लेकिन फिर मतलब सॉफ्टवेयर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, चले गए थे। पर टीचिंग से हमेशा से लगाव रहा था। तो जब शादी हो गई तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि तुम ट्राई करो। तो स्कूल में टीचिंग की जॉब के लिए जब मैं गई तो पता चला कि बीएड मैंडेटरी है। तो फिर अब बीएड कैसे है, तो यहाँ पे एक नवरत्ना यूनिवर्सिटी है, वहां से बीएड किया। और बीएड में ही फिर से वही कैंपस सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर एक अच्छा स्कूल है, नवरत्ना स्कूल है, वन ऑफ द गुड स्कूल। वहां पे फिर मैंने सर 7 years का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, एज अ मैथमेटिक्स टीचर एंड ऑल्सो सर स्टेम टीचर। सर वो स्टेम आया ना नया, रोबोटिक्स का। जी जी तो जी। वो भी मैंने ही मतलब हाँ। लेकिन उसके बाद फिर वही स्कूल में रहते रहते क्या प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने फिर से अपनी जॉब छोड़ दी और एमएड में एडमिशन लिया। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, द महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी। तो सर 2019 में मैंने फिर एमएड में एडमिशन लिया। और सर 2020 में मैंने पहली बार वहां पर ही जब मैंने एडमिशन लिया ना, तो मैंने पहली बार यूजीसी एग्जाम के बारे में सुना था। इससे पहले मैंने मतलब मुझे पता नहीं था इस एग्जाम के बारे में। तो 2020 में फिर जब मैंने एग्जाम दिया, अटेम्प्ट किया, तो अब पहली बार में नेट निकल गया, लेकिन बाउंड्री से निकला था। ओके। तो उस समय जब निकला ना, तो प्रोफेसर्स जो थे मेरे, उन्होंने बोला तुम दो फिर से जेआरएफ निकालो, क्योंकि तुम्हारा एज अभी था सर, मेरा एज बचा हुआ था। तो जेआरएफ के लिए ट्राई करो सीरियसली, मतलब प्रिपेयर करके। तो 2021 में सर, मतलब 2020 में हमारा एग्जाम दिसंबर में हुआ था, नवंबर या दिसंबर में ऐसे। तो उसमें क्या था सर, पेपर 1 तो मैंने किया था। उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा बहुत हमारा मिलता जुलता सब्जेक्ट होता है अपने एमएड के। तो वो निकल गया था, और मैथ्स मेरा अच्छा था शुरू से ही। तो पेपर 1 फिर भी निकल गया। पेपर 2 में क्या था कि एमएड का कंसेप्ट मेरा क्लियर था, तो इसलिए थोड़ा वो हेल्प, उसने हेल्प कर दी। पर 2021 में फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि अब अगर अच्छे से स्टडी करना है तो यू। तो मुझे ना अन अकेडमी के बारे में मालूम पड़ा था सर। और उसी में ना यूट्यूब के थ्रू आपका तलवीर सर का आया। तो मैंने आपके इनिशियल कुछ वीडियोस देखे थे लॉजिकल रीजनिंग के, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लस का। और सर आपको फॉलो किया बहुत अच्छे से। पूरा 2021 मैंने
बोलते ना पेपर वन को पूरा डिवोट कर दिया था, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, और चल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड तो फिर भी थोड़ा ठीक था मेरा, लेकिन ये जो बाकी के हैं वो सब सर आपकी पूरी क्लास A to Z फॉलो किया, तो पेपर वन की प्रिपरेशन हुई अच्छे से। पेपर टू के लिए मैंने अनुकंपा देवी हैं अन अकेडमी ना, उनको फॉलो किया और थोड़ा सेल्फ स्टडी के हेल्प से पेपर टू किया। तो 2021 के अटेम्प्ट में ना सर, मतलब मेरा सिर्फ 0.06 परसेंटाइल से रह गया था JRF। तो मैं ओके। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, अब लगता है कि अब देना ही नहीं है, अब छोड़ दो, अब रहने दो। लेकिन फिर वही फैमिली हमेशा काम आती है। हस्बैंड ने बोला एक लास्ट ट्राई तुम्हारा, मतलब एज अकॉर्डिंग टू एज मेरा एक लास्ट ट्राई बचा हुआ था, तो ओके उन्होंने बोला ओके। तुम एक अटेम्प्ट और दे दो। हाँ सर, तो फिर हो गया 2022 का मतलब रिजल्ट हमारे अटेम्प्ट, सामने ही है, हो गया, चलो अच्छी निकल बात गया। है। तो अगर हम प्रिपरेशन हाँ के बारे सर। में बता दिया, वो तो आपने बता दिया कि प्लस पे आपने प्रॉपरली क्लासेस को फॉलो किया, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो प्लस पे आने के बाद भी क्लासेस को सही से फॉलो नहीं कर पाते। कुछ लोगों को तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत हो जाता है, कुछ लोग लाइव क्लासेस ज्यादा अटेंड करना पसंद करते हैं, कुछ अब वो रिकॉर्डिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी इस पेपर, अगर मैं सिर्फ पेपर वन से रिलेटेड पूछूं, तो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही, आपकी अप्रोच क्या रही चीजों को टैकल करने के लिए या यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि एजुकेटर्स तो आपके पास हैं, मतलब हम इतने अभी ना बोलते हैं कि एजुकेटर्स, पहले मैंने सुना था कि पहले लोगों को पढ़ने के लिए भी कोई एजुकेटर्स नहीं मिलते थे, अभी एजुकेटर्स तो हैं। लेकिन ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? सेल्फ स्टडी। आपने क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास, लेकिन अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की या फिर जो क्लास अटेंड करके रिवीजन नहीं किया उस चीज को, तो इट विल नॉट वर्थ इट एट ऑल। बोलते हैं ना, कोई वर्थ नहीं है उसका। तो सर मेरा क्या था कि देखिए मैं लाइव क्लास कभी अटेंड नहीं कर पाई सीरियसली, सिर्फ आपका ना DI, डेटा इंटरप्रिटेशन में लाइव करती थी क्योंकि उसमें थोड़ा मजा आता था जब आप करवाते थे और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने DI की सारी क्लास लाइव अटेंड की है, बाकी मैंने एक भी क्लास आपकी लाइव अटेंड की ही नहीं है, आपकी या जो दूसरे एजुकेटर्स हैं। इवन यूट्यूब पे भी ना लाइव नहीं कर पाती थी, तो मैं रिकॉर्डेड करती थी। लेकिन जब मैंने क्लास अटेंड की तो उसके थोड़ी देर बाद ही, मतलब नोट्स तो आप बनाते जा रहे हो और उसको रिवीजन जरूर करती थी मैं एक बार, सिर्फ अटेंड करके छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन एक बार कर देती थी। तो ये मेरा एक मतलब एक स्ट्रैटेजी थी। दूसरी ना सर, प्रैक्टिस। क्या हुआ था 2021 में जब मेरा JRF नहीं निकला ना, तो उसमें क्या हुआ था, मैंने DI बहुत अच्छे से किया, RC, मेरा इंग्लिश अच्छा है तो RC हो जाता, पर क्या था मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी सर। मतलब जो एक होता है ना बहुत ज्यादा कि हाँ लगा था कि चलो हो गया, आता है तो हो ही जाएगा, सर वो मुझे ना मतलब भारी पड़ गया। आता है ना तो उसके एक महीने के, मतलब आई थिंक 70 डेज पहले से ही ना मैं हर रोज, आपका ही सुना हुआ सर, आपने कहा था हर रोज एक DI और एक RC तो करती ही करती थी, चाहे सोना कितना भी लेट हो जाए, 1 बज जाए, रात में 2 बज जाए, लेकिन वो करके ही सोती थी। तो सर उसका फायदा ये हुआ कि देखिए आता तो सब कुछ है लोगों को, DI कई लोगों को, लेकिन एग्जाम टाइम में जो जब टाइम एकदम वो टिक 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 बढ़ता है ना, तो सर उस समय दिमाग चलना बंद हो जाता है एकदम। नहीं नहीं, तो बिल्कुल सर वो सही बोला प्रैक्टिस आपने। का ये फायदा हुआ कि हाँ सर, क्वेश्चन देखा और प्रैक्टिस है आपको तो तुरंत आंसर। और RC में भी सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप, मैं मतलब आपको क्वेश्चन का आंसर ना जब प्रैक्टिस होती है तो सर आप आंसर भी स्कैन कर लेते हो अपने आप, मतलब बिल्कुल आपको दिखने बिल्कुल। लग जाता है, इतना प्रैक्टिस हो जाता है। तो सर इसमें तो प्रैक्टिस ही चाहिए, और ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है सर मेरी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस किया, जिसकी वजह से आप मतलब पेपर में बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर पाए। जहां पर लोग बोल रहे थे कि सर DI में टाइम चला गया, RC में टाइम चला गया, तो आपने उसकी अच्छे से हाँ सर। प्रैक्टिस की थी, जिससे आपको उसमें फायदा हो गया। तो ये तो आपकी पेपर हाँ वन की सर एकदम। स्ट्रेटेजी रही। जी। कि नॉर्मली आप अपनी क्लासेस को अटेंड करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, जो कि बिल्कुल सिंपल होता है। देखिए पेपर टू है वो आपका एजुकेशन है, तो मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन के स्टूडेंट हैं वो भी इस क्लास को देखेंगे, तो एजुकेशन को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, एजुकेशन की जो तैयारी है वो आपने कैसे की? सर पहला तो मेरा ना एक बहुत बड़ा सजेशन है, जिनका एजुकेशन सब्जेक्ट है वो M.Ed करते ही हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप M.Ed जो 2 साल होता है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मतलब क्योंकि वो आपका, अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, तो सिर्फ आपको नेट की प्रिपरेशन के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होता है। मैक्सिमम जो सिलेबस नेट का है वो M.Ed में आ जाता है। तो मेरा सबसे पहला पहला सजेशन ये है कि आपका M.Ed के, जब आप M.Ed कर रहे हैं तो आप अपना कंसेप्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग रखिए। उसके बाद मैंने तो अनुकंपा मैम को फॉलो किया था,
कुछ उनके कंसेप्ट्स थे, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा था, इवन स्टैटिस्टिक्स वो बहुत अच्छे से करवाती थी, तो समझ में आ गया। टीचर एजुकेशन है। और सर एक चीज और फायदा था सर हम लोग को, कि जो उसमें एजुकेशनल फिलोसफी होती है ना, और साइकोलॉजी के कुछ कंसेप्ट्स तो आप ही पढ़ाते थे, वो टीचिंग में आ जाते थे। जी जी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। मुझे उसमें कुछ, हाँ, तो वहां से तो वो हो ही गया था। और बाकी जो थे वो अनुकंपा मैम हुआ, अनुकंपा मैम का हुआ, या यूट्यूब में और भी बहुत वीडियोस होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बिल्कुल पीवाई बिल्कुल। क्यूज लगाइए। और सर कुछ बुक्स भी हैं, जैसे लोकेश कॉल है एजुकेशनल रिसर्च के लिए, अगर ओके। जिनको इन डेप्थ स्टडी थोड़ा कंसेप्ट समझना है तो। जी जी। और एस के मंगल है एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए। तो ठीक है। ये दो बुक पढ़ सकते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें स्टिक रह के ही मतलब अपनी तैयारी है उस पे फोकस रखना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीवाई क्यू को किस तरीके से आपने हैंडल किया? कितने देर के पीवाई क्यू लगाए? बच्चे ये भी पूछते हैं कि कब से कब तक सर पीवाई क्यू लगाने चाहिए, ये सारी चीजें। सर मैंने ना 2017 से लगाया था। ओके। 2017 से लगाया सर। मैंने ना एक, मतलब उसमें क्या करती थी मैं, जैसे अगर कोई एक पीवाई क्यू आया ना, तो सर उसको इन डेप्थ में सर्च करती थी उस टॉपिक को, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस किया था एनटीए का, कि अगर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक का एक क्वेश्चन अगर वो देते हैं ना, तो अगले साल उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन आ जाता था। तो अगर एक टॉपिक को, अगर मतलब वो पीवाई क्यू के एक क्वेश्चन को अगर आप इन डेप्थ देख लेते हो गूगल करके, तो कई चीजें आपको वहां मिल जाती हैं। और ये मैंने सर, ये एक मेन चीज मैंने किया था, पीवाई क्यू तो लगाया ही लगाया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लगा कि हाँ, इसमें ये थोड़ा टॉपिक है अच्छा, उसको गूगल सर्च किया, उसमें थोड़ा और डिटेल्ड नॉलेज थोड़ा, मतलब अपने नोट्स में ले लिया। और इस बार ऐसा हुआ है कि एक दो क्वेश्चन है ऐसे पेपर टू के खासकर, जो डिटेल्ड किया था उसमें से आ गए। तो मतलब सिर्फ तो पीवाई क्यू को सर फॉर्मेलिटी वो के लिए फायदा ना हुआ। करके हम उनके उसके अंदर, क्योंकि टॉपिक है वो डेफिनेटली रिपीट होते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे हमें काफी ज्यादा फोकस है वो रखना चाहिए। पीवाई क्यू हो गया, उसके हाँ बाद सर, मैं क्वेश्चन। चाहता हूँ कि हाँ, दो चीजें हैं जो जैसे हम रिवाइज करते हैं, बच्चों को रिवीजन करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, और दूसरा नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको कंपाइल्ड तरीके से बताएं कि किस तरीके से सही तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से उसको प्रॉपरली रिवाइज किया जाता है। सर नोट्स के तो सर वही, पैराग्राफ में नहीं लिखना है सर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लिखिए, जॉट डाउन करके। मतलब कई लोग पैराग्राफ में लिखते हो, वैसे पैराग्राफ जैसा नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है। और सर नोट्स बनाने का तो सर सबसे अच्छा टेक्निक तो सर आपकी कई क्लासेस है, जिसमें आपने, मतलब बोलते हैं ना सर, जोर दे दे के सिखाया है कि नोट्स कैसे बनाना है। तो अगर उनको सैंपल चाहिए तो सर आपकी क्लासेस तो भरी पड़ी है यूट्यूब से। वो यूट्यूब क्या, जितने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म है, सब में अपने, और इवन आप जो बोर्ड पे समझाते हैं ना सर, मैंने मैंने वहीं से सीखा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, नोट्स बनाने का तरीका मैं आपकी क्लासेस से सीखा है। जैसे पढ़ाते थे बोर्ड पे, तो मैंने भी फिर वैसे ही जॉट डाउन करना स्टार्ट किया। तो जब आपके ऐसे नोट्स बन जाते हैं, तो रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स अलग ही दिख जाते हैं रिवीजन के टाइम पे। तो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल। आपको मुश्किल से 10 मिनट भी एक यूनिट को रिवाइज करने में। ठीक है ठीक है। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं ये नोट्स को। एक तो नोट्स बना लेते हैं, उसके बाद जैसे रिवीजन होता है, रिवीजन में स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं छोड़ देते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो भी पीछे का पोर्शन है वो छूटता रहता है। तो आप किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते थे? जो रिवाइज किया मतलब जो नोट्स बनाए हैं उसको रिकॉल कैसे किया जाता? नहीं सर, वो मतलब जैसे एग्जाम आ रहा है, तो आप टारगेट रखिए सर कि 5 5 दिन में पूरा रिवीजन करना है, छोड़ना नहीं है सर। वो छोड़ने का तो नहीं है सर, पूरा आपको लेके ही चलना पड़ेगा। मैंने यही किया है। मतलब 5 5 दिन एक एक यूनिट को देते गई, जैसे ही जब एग्जाम का डेट आता है, उसके आप 40 दिन पहले से स्टार्ट कीजिए कि आप 5 दिन सब दें और कवर करें। हाँ, थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन, वो यूनिट थोड़ा वास्ट है। नो डाउट सर, बहुत वास्ट है। और मैंने भी स्ट्रगल किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने स्ट्रगल किया है इन दो चैप्टर में। और जितना पीवाई क्यूज मैं कर सकती थी, या आपकी क्लासेस हुए या यूट्यूब पे एजुकेटर्स की क्लासेस हैं, वो करके प्रैक्टिस करके किया सर। और मतलब वो कहते हैं ना सर, हमको, सर मेरा तो एक ही फंडा है सर, 100% तो लाना नहीं है हमको जीसी नेट में, है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इम्पोर्टेंट है उतना तो पढ़ लीजिए कम से कम।
मतलब एक जितना पढ़ रहे हो टारगेट उसको आपको रखना हंड्रेड है कि परसेंट हाँ तरीके से आप टारगेट करें। हाँ 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 सर, जितना पढ़े उतना उतना 100% होना चाहिए। ये जी जी सबसे बिल्कुल। मेन पॉइंट है। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। हमने कोशिश की है कि हम हर उस पॉइंट को टारगेट करें जो कि स्टूडेंट की हेल्प करे, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की बजाय सिर्फ प्रॉब्लम एरिया के बारे में ज्यादा बात करना चाहता हूँ, ताकि इस इंटरव्यू से उन बच्चों को हेल्प हो जो अभी आगे का एग्जाम देने वाले हैं। तो लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप यस आने वाले जो एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एग्जाम देना है उनके लिए कोई मैसेज दीजिए, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, हमें गिव अप नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। सर, मेरे अगर मेरे एक्सपीरियंस से मैं अगर एस्पिरेंट्स को बोलूं, देखिए मैं तो मैरिड हूँ और मेरे दो बच्चे भी हैं। मतलब फैमिली को अगर मैं लेके संभाल के अगर मैं जेआरएफ क्रैक कर सकती हूँ, तो बाकी लोग के लिए तो आसान है। बस मेन चीज ये है कि आप कंसिस्टेंट रहना। जैसे मैं ये भी ना, मेरे से भी स्टार्टिंग में होता था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी सर। पर धीरे धीरे मैंने ये चीज महसूस किया कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप आधा घंटा ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो हर रोज। ये कई बार ऐसा होता है ना कि 5-6 घंटा पढ़ लिया और अगले 2 दिन फिर पढ़ा ही नहीं आपने। और दूसरी बात ये सर, मैंने ना कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली आप समझ सकते हो जब एक फैमिली वुमेन है, उसका टाइम टेबल तो कभी बन ही नहीं सकता है। तो मुझे अगर पांच बिल्कुल मिनट भी या फ्री आधा घंटा भी मिल जाता था तो मैं उसमें पढ़ लेती थी। मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं बिल्कुल। थी कि अरे मेरा टाइम टेबल में नहीं। तो मैंने टाइम टेबल तो कभी नहीं फॉलो किया, और मैं ये भी बोलूंगी टाइम टेबल कभी कोई फॉलो कर ही नहीं पाता। इट्स अ मिथ। आई थिंक सो सर, इन माय ओपिनियन इट्स अ मिथ। तो सर, आप जब आपको जब टाइम मिले आप पढ़ो। और सिर्फ नोट्स ही मत बनाते रहो, या पीडीएफ और क्वेश्चन पीवाईक्यूज इकट्ठा मत करो सर, उसको पढ़ो। मतलब जी मेरे जी बिल्कुल। एस्पिरेंट से ये कई बार ऐसा होता है, बच्चे से इकट्ठा करते रहते हैं, इसका पीडीएफ लिया, उसका पीडीएफ लिया, नहीं। जो मिला, जितना मिला उससे पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। पूरे टाइम रिवाइज करते रहिए, नहीं तो ये ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स है ना कि भूल जाते हैं हम लोग। जी तो जी रिविजन बिल्कुल। इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, पीवाईक्यूज लगाते रहिए और प्लीज कंसिस्टेंट रहिए और बी पेशेंट। जरूर सबका आज नहीं तो कल जेआरएफ जरूर क्रैक होगा। नहीं नहीं तो ऑल बिल्कुल, द बेस्ट वही टू ऑल ऑफ यू। कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो आपने बोली, मुझे भी वो लगता है कि स्टूडेंट टाइम टेबल बना के ना उसमें फंस जाते हैं, और शायद उस टाइम टेबल में जो टाइम स्लॉट नहीं होते उनके पास, वो फ्री टाइम होता है तो उसको वो यूज नहीं करते। उनको बोलते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरे टाइम टेबल में नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वो सारे स्टूडेंट्स जो टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है और टाइम टेबल के हिसाब से आपका वो स्टडी का टाइम नहीं है। तो टाइम टेबल को फॉलो करो, डेफिनेटली करो, अपना बनाइए, लेकिन उसके साथ भी जो भी आपको टाइम मिलता है उसको वेस्ट ना करके उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। सो बिल्कुल सर, काफी बिल्कुल। इंस्पायरिंग जर्नी थी आपकी, क्योंकि बीइंग अ मैरिड, आप बीइंग अ मदर, ठीक है, दो बच्चे भी हैं, उनके साथ उनको भी टाइम देना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद भी इतना अच्छा स्कोर लेके आना। स्पेशली जो वर्किंग वर्किंग पर्सन्स हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, पेरेंट्स हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली आज की ये वीडियो वो काफी यूजफुल रहेगी। उनको ये समझ आएगा कि हाँ, अगर आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो ये थे रचना, जिन्होंने एजुकेशन के सब्जेक्ट में 80% का स्कोर करके अपना जेआरएफ है वो क्लियर किया है। तो आप समझ सकते हो कि फैमिली की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो अगर आप अभी भी एक्सक्यूज दे रहे हो तो डेफिनेटली आप जानबूझ के एक्सक्यूज दे रहे हो। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक है वो जरूर लिखिए, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।